हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मूल मंत्रा स्टडी पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए मार्च 2024 की समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन के से विशेष करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिसमें मार्च महीने में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को संकलित किया गया है, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी में हेल्प करेगा। तो आइए हम सीधे करंट अफेयर्स पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। पीएम श्री योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से 5 वर्षों में पूरे भारत के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा एवं नई शिक्षा नीति NEP से जोड़ा जाएगा। आगे चलते हैं। राज्य में पीएम श्री के तहत 1000 से अधिक स्कूलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण इस दिशा में एक कदम है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 928 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें से 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल हैं। पूरे राज्य में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, मौजूदा परीक्षा प्रणाली और शिक्षा में सुधार जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। देश के 26 करोड़ में से छात्रों में से लगभग 20% उत्तर प्रदेश के छात्र हैं। बहुआयामी गरीबी से उबरने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य। नीति आयोग द्वारा भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-6 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक शीर्षक से जारी एक परिचर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी MDP से अधिकतम संख्या में लोगों को बाहर निकलने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी इस दस्तावेज में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी MDP से बाहर निकले हैं। इनमें से 3.43 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों में ही गरीबी से बाहर निकले हैं। आगे चलते हैं। राज्य में बहुआयामी गरीबी की संख्या 2015-16 में 37.68% से घटकर वर्ष 2019-21 में 22.95% हो गई है। वहीं वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 17.40% हो गया है। भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई है। इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा विकसित स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 2024-25 में 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME तथा सेवा क्षेत्रों को सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाना जाता है। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य को कृषि में 250%, MSME में 300% और सेवा क्षेत्रों में 450% की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने बैंकरों को राज्य के ऋण जमा सीडी
अनुपात में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य वर्ष 2017 में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या, यह इम्पोर्टेंट है, का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के अतिरिक्त सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। आगे चलते हैं। इस ऐप को अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशनल अनुभव को बढ़ाने हेतु डिज़ाइन किया गया है। इस ऐप में एक ही जगह कई सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें होटल और कैब बुकिंग, मुख्य पर्यटन और धार्मिक स्थानों की जानकारी शामिल हैं। दिव्य अयोध्या मोबाइल एप्लीकेशन को अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा डिज़ाइन किया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रदेश की कुल जीडीपी 16.45 लाख करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 22.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% का है। राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2021-22 में वर्तमान और स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की विकास दर क्रमशः 20.1% तथा 9.8% थी, जबकि देश की विकास दर 18.4% तथा 9.1% थी। आगे चलते हैं। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में राज्य की विकास दर 9.8% के मुकाबले स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.2% हो गई, जबकि इस अवधि के दौरान राज्य की मौजूदा कीमतों में वृद्धि दर 14.3% दर्ज की गई। एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में। रियल एस्टेट परामर्श फर्म CBRI क्रेडाई की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में देश के शीर्ष 3 राज्यों में उभरा है। फर्म ने अपनी रिपोर्ट MSME आर्थिक समृद्धि के इंजनों को उजागर करने में MSME गतिविधि की क्षेत्रीय भारत में पंजीकृत कुल MSME का लगभग 40% महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंत्रालय के तहत 2.21 करोड़ MSME पंजीकृत हैं। उद्यम असिस्ट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण को छोड़कर इनमें महाराष्ट्र 17.2 हिस्सेदारी के 38.9 लाख, तमिलनाडु 10% हिस्सेदारी के 22.32 लाख तथा उत्तर प्रदेश 9.4% हिस्सेदारी के 20.95 लाख MSME शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के शहर MSME क्लस्टर के रूप में उभरे हैं, जिनमें आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद उद्यम योजना के लिए नामांकन में अग्रणी हैं। आगे चलते हैं। औद्योगिक निकायों हेतु 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जनवरी 2024 को औद्योगिक निकायों के लिए 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यह धनराशि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा और यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी ईडा के विस्तार के लिए हैं। नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पहले भूमि अधिग्रहण के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में औद्योगिक विस्तार के लिए
8,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए थे। आगे चलते हैं। शेष 5,000 करोड़ रुपए में से 1,000 करोड़ रुपए यूपी ईडा के लिए, 1,500 करोड़ रुपए यूपी ईडा के लिए और 440 करोड़ रुपए यूपी सीडा के लिए स्वीकृत किए गए हैं। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के विस्तार के लिए कुल 7,042.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वाराणसी व प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगानगर के रूप में शीर्ष स्थान पर है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रयागराज दूसरे स्थान पर, जबकि बिजनौर तीसरे स्थान पर है। आप इन तीनों को याद रखिएगा। सर्वेक्षण में वर्ष 2022 की रैंकिंग में वाराणसी हरिद्वार के बाद दूसरे स्थान पर था। प्रदेश के अन्य शहरों में कन्नौज 5वें स्थान पर, कानपुर 8वें, अनूप शहर जो कि बुलंदशहर में है 11वें, गंगा घाट 12वें और गढ़ मुक्तेश्वर 13वें स्थान पर रहे। वहीं 1 लाख से 10 लाख की आबादी श्रेणी में नोएडा को गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रैंकिंग और पहली वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। वर्ष 2016 में स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण। 11 जनवरी 2024 को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। नए हवाई अड्डों का उद्देश्य राज्य में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना, अधिक पहुंच और आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करना है। नए हवाई अड्डों का उद्घाटन आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में किया जाएगा। 5 नए हवाई अड्डों के संचालित होने के बाद राज्य में संचालित कुल हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। ICGS के उपयोग में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर। उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICGS प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर्ज करने में पहले स्थान पर रहा है। ICGS प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा की गई है और इसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ICGS प्लेटफॉर्म की शुरुआत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा भारतीय न्यायपालिका में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी ICT के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना की तैयारी के साथ की गई है। चलिए आगे चलते हैं। ICGS प्लेटफॉर्म के तहत FIR और चार्जशीट के मेटा डाटा को सभी उच्च न्यायालयों और राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। रवि 2023-24 में ई-खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 4 जनवरी 2024 को लखनऊ में रवि 2023-24 ई-खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप के उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया। एग्रीस्टैक योजना के तहत ई-खसरा पड़ताल भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि पारिस्थितिक तंत्र का डिजिटल प्रारूप तैयार करना है। भारत सरकार ने खरीफ 2023 में 10 राज्यों में इसका एक पायलट प्रचारण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जनपदों में पूर्ण रूप से और 54 जनपदों की ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। गोरखपुर में 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ। 31 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक चिकित्सा सेवा का विस्तार करते हुए 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ किया। इन हेल्थ ATM से 50 से अधिक तरह की जांच की सुविधाएं मिलेंगी।
योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित इस शुभारंभ समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गोद लिए गए 50 टीबी रोगियों को पोषण पोटली भी वितरित की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी 14 सितंबर 2022 को स्वास्थ्य केंद्र चरगावा और 20 जून भटहट, सहजनवा, जंगल, पौड़िया, पाली, चौरी चौरा, कुटहन व शहरी के लिए हेल्थ एटीएम का उद्घाटन कर चुके हैं। मिर्ज़ापुर में ग्रामीण खेल महाकुंभ 30 दिसंबर 2023 को मिर्ज़ापुर में ITI ग्राउंड पर आयोजित 2 दिवसीय ग्रामीण खेल महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के तहत आयोजित इस खेल महाकुंभ में 600 प्रतिभागियों ने ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न खेलों में भाग लिया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कुशीनगर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 7,81,71,000 रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। आगे चलते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 की शुरुआत की गई है। इसका लाभ सिर्फ बिहार में निवास कर रहे गरीब परिवारों को मिलेगा। बिहार सरकार ने 90 लाख से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। पाँच वर्ष तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये प्रति माह से कम है। राज्य उद्योग विभाग द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा और लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 63 प्रकार की छोटी औद्योगिक या प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए 3 किस्त में 2 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण का विश्लेषण। हाल ही में बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए मुजफ्फरपुर और गया में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि मुजफ्फरपुर, गया और राज्य की राजधानी पटना वायु प्रदूषण के रुझान के मामले में 122 गैर प्राप्ति शहरों में से हैं। यह अध्ययन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पटना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP शुरू किया है, जिसे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित की है। यह अध्ययन दोनों शहरों के विस्तारित शहरी क्षेत्रों की परिवेशी वायु में PM 2.5 और PM 10 कणों के सघनता स्तर की जांच करेगा। बिहार में बाल विवाह में वृद्धि। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जनरल की रिपोर्ट की हालिया रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार देश में 1993 से 2021 के मध्य बचपन में लड़कियों के विवाह के मामलों की संख्या में 50 लाख की कमी आई है, किंतु 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी देश के कुल ऐसे मामलों में हिस्सेदारी 50% है। वर्ष 2021 में लड़कियों के बाल विवाह में से सबसे अधिक हिस्सेदारी 16.7% बिहार की थी। लड़कियों के बाल विवाह के संदर्भ में बिहार के पश्चात पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 15.2%, उत्तर प्रदेश की 12.5% और महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 8.2% थी।
वहीं लड़कों के बाल विवाह में गुजरात का योगदान सबसे अधिक 29% था। बाल विवाह में गुजरात के बाद बिहार का 16.5%, पश्चिम बंगाल का 12.9% और उत्तर प्रदेश का 8.2% योगदान था। अर्थात बचपन में शादी करने वाले लड़कों में इन्हीं चार राज्यों का 60% योगदान है। बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की थी। यह बिहार में सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम विश्व संसाधन संस्थान, भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। वर्ष 2023 में कुल नए वाहन पंजीकरणों में ईवी की हिस्सेदारी 7% थी, जो राष्ट्रीय औसत 6% से अधिक थी। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत मोटर वाहन कर में खरीद प्रोत्साहन छूट और मजबूत चार्जिंग अवसंरचना के प्रावधानों के तहत वर्ष 2028 के लिए निर्धारित समय के अंदर राज्य में ईवी की पहुंच 15% के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। आइए आगे चलते हैं। बिहार पर्यटन 2023 को मंजूरी। पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनागत समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 26 दिसंबर 2023 को बिहार सरकार पर्यटन नीति 2023 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन स्थलों के पास मूलभूत बुनियादी ढांचे का विकास करना है। नई नीति से पर्यटन स्थलों के आसपास रोजगार सृजन होगा। आगे चलते हैं। पर्यटन विभाग के अनुमान के अनुसार इस नीति से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। निवेश को आकर्षित करने के लिए कई स्तर पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर 50%, 2 वर्ष पूरा होने पर 25% तथा 5 वर्ष होने पर 25% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। गंगा पर 4,556 मीटर लंबे पुल का निर्माण। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3,064.45 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में गंगा पर 4,556 मीटर लंबे 6 लेन केबल आधारित पुल के निर्माण को मंजूरी दी। यह पुल बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। नया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा तथा भारी वाहनों द्वारा परिवहन की अनुमति प्रदान करेगा। इस परियोजना से वैशाली जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। आगे चलते हैं। झारखंड के 17 जिले सूखे से प्रभावित। झारखंड सरकार ने हाल ही में औसत से कम बारिश के बाद 17 जिलों के 158 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया, जिससे लगभग 15 लाख किसान प्रभावित हुए। वर्ष 2022 में झारखंड के 24 जिलों में से 4 जिलों में सामान्य मानसून वर्षा दर्ज की गई थी। महत्वपूर्ण खरीफ रोपण अवधि के दौरान राज्य में औसत वर्षा से लगभग 40% की कमी देखी गई। परिणाम स्वरूप फसल का रकबा काफ़ी कम हो गया। झारखंड के गठन के बाद से 20 से अधिक वर्षों में 10 सूखा वर्ष आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए हैं। राज्य में लगभग प्रति 3 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है। आइए आगे चलते हैं। झारखंड में केवल 20% योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर असुरक्षा है। मध्य प्रदेश गरीबी रेखा से बाहर आने में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से उबरने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश
पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप नोट रखिएगा। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में मध्य प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 9 वर्षों में देश में 24 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। विश्व बैंक के अनुसार दिन में 180 रुपये से कम आय वाले अर्जित करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। यह पॉइंट याद रखिएगा। यह 7 बार से लगातार इंदौर जो है वह स्वच्छ शहर में अग्रणी बना हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश राज्य को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश को कुल 6 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। इंदौर को सूरत के साथ संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला, जबकि तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर रहा। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जो है इंदौर, सूरत और महाराष्ट्र यह जो है वर्तमान में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये अवार्ड प्रदान किए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में महाराष्ट्र में पहले और छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर रहा। 99वां अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह। हाल ही में ग्वालियर में संपन्न हुए 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में आयोजित तबला वादन प्रतियोगिता में निकिता, इस नाम को याद रखिएगा, सहित विश्व भर में से 1500 तबला वादकों ने भाग लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तबला वादन प्रतियोगिता में निकिता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में निकिता द्वारा जो है 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन सम्मेलन में प्रदर्शन करने पर, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर इसका नाम गिनीज बुक में वर्ल्ड किया गया। निकिता ग्वालियर के माधव संगीत विद्यालय की छात्रा हैं। खरगोन में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण। 1 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में 182 करोड़ रुपए से अधिक के मुख्य विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इंदौर संभाग के 167 करोड़ रुपए लागत के 41 विकास कार्यों, नानकौड़ी बैराज 17.54 करोड़ रुपए की लागत से झिरनिया और करही बैराज भगवानपुर भीकन गांव झिरनिया मार्ग पर 5.88 करोड़ लागत के नवीन पुल निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित। एजेंसी नाडा ने 2 जनवरी 2024 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित किया। आगे चलते हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य युवा एथलीटों और सहायक कर्मियों के बीच डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना पैदा करना था। सत्र में डोपिंग रोधी नियमों के महत्वपूर्ण पहलुओं, निष्पक्ष खेल के महत्व और डोपिंग नीतियों के उल्लंघन के परिणामों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में स्वच्छ और निष्पक्ष खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 200 से अधिक प्रतिभागियों को शिक्षित किया गया। पंजाब में पहला मदर मिल्क बैंक, यह इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहला, जहाँ भी पहला हो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पंजाब में पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी तरह का मदर मिल्क बैंक डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में स्थापित किया गया है। मोहाली में यह मदर मिल्क बैंक रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा स्थापित किया गया है। रोटरी ने इस बैंक को उपकरण और अन्य जरूरी सामान खरीदने
के लिए 30 लाख रुपए दिए हैं। यह एक नॉन प्रॉफिट बैंक है जहां नवजात शिशुओं के लिए मां का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाता है। इसकी मदद से उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनकी मां अपनी किसी कारणवश अपना स्तनपान कराने में असमर्थ हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। 10 से 12 जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात गांधीनगर समिट जो है गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को इस समिट का उद्घाटन किया। इस ग्लोबल समिट में 34 भागीदार देश और 16 संगठनों ने भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इस समिट के मुख्य अतिथि थे। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद जो है इस समिट के मुख्य अतिथि थे। ये ट्रिपल स्टार का पॉइंट है और यह एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 10 से 12 जनवरी होने वाले समिट में ये मोहम्मद बिन जायद जो मुख्य अतिथि थे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण गेट वे टू द फ्यूचर थीम पर आधारित था। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसका थीम भी आप लोगों को याद रखना है कि गेट टू द फ्यूचर जो है, गेटवे टू द फ्यूचर जो है वो इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का थीम था। ठीक है, आइए चलिए आगे चलते हैं। इस कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कच्छ के खाबड़ा में 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की योजना की घोषणा की। लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलर मित्तल ने हजीरा में 24 मिलियन टन स्टील उत्पादन करने वाली साइट शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले संस्करण में, तब तक के लिए नमस्कार।